नमस्कार। एक्स्ट्रा तैयारी के चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछले चैप्टर में ये चर्चा की कि किस तरीके से बाबर खानवा के युद्ध को जीतता है और खानवा के युद्ध को हारने के बाद राणा सांगा के सामंतों ने ही उसकी जहर देकर के हत्या कर दी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगरा के पूर्व में ग्वालियर, यह है, आपको दिख रहा होगा। आगरा के पूर्व में ग्वालियर और धौलपुर जैसे किलों की श्रृंखला जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली। यानी अब ये ग्वालियर भी जीतता है और धौलपुर भी जीतता है। उसने हसन खान मेवाती से अलवर का बहुत बड़ा भाग भी छीन लिया। हसन खान मेवाती क्योंकि राणा सांगा के साथ गया था तो उससे अलवर का बहुत बड़ा एरिया छीन लेता है। फिर उसने मालवा स्थित चंदेरी के मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान किया। फिर वो मालवा के क्षेत्र में बढ़ता है और मालवा के क्षेत्र में चंदेरी का मेदिनी राय है, उसके खिलाफ अभियान करता है। राजपूत सैनिकों द्वारा रक्त की अंतिम बूंद तक लड़कर जौहर करने के बाद चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। यानी यहाँ पर राजपूत जो सैनिक हैं ये अंतिम समय तक लड़ते हैं और ये जो उनकी पत्नियां हैं, ये जौहर जो शब्द है, उनकी जो पत्नियां हैं वो जौहर करती हैं। फिर इसके बाद कहीं जाकर के बाबर को अधिकार मिलता है। बाबर को इस क्षेत्र में अपने अभियान को सीमित करना पड़ा क्योंकि उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों के हलचल की खबर मिली। अब बाबर जो है वो इस क्षेत्र में अपने अभियान को रोकना पड़ता है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों के हलचल की खबर मिलती है। देखिए समझिए, ये हो गया खानवा, ये है खानवा। इन्होंने कहा खानवा के पूर्व में, अगर आप देखेंगे खानवा तो इधर आप आओगे, क्या है, यह है ग्वालियर, और ग्वालियर के आगे बढ़ोगे पूर्व में क्या है, धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये कहाँ जाता है, अलवर, इसको छीनता है, और इसके बाद ये जाता है चंदेरी। इन सभी जगहों को जीतते हुए बाबर आगे ही बढ़ता जाता है। तभी इसको खबर मिलता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी बिहार के बॉर्डर के आसपास ये जो अफगान लोग हैं, कौन, ये जो अफगान हैं, ये आपस में एकत्रित हो रहे हैं। ये अफगान एकत्रित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अफगान यद्यपि हार गए थे लेकिन उन्होंने मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया था। मतलब वो हारे जरूर थे पानीपत के मैदान में, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो अफगान ही है, लेकिन इन्होंने कभी मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब भी अफगान सरदारों के पूर्वी उत्तर प्रदेश अब भी अफगान सरदारों के हाथ में था, जिन्होंने बाबर की अधीनता को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन उसे कभी भी उखाड़ फेंकने को तैयार थे। क्या कहते हैं कि देखो, जो ये लोग हैं, ये लोग बाबर की अधीनता को तो स्वीकार किया है लेकिन अंदर ही अंदर ये तैयारी कर रहे हैं कि हमको कब मौका मिले और हम बाबर को उखाड़ फेंकें। अफगान सरदारों की पीठ पर बंगाल का सुल्तान, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर दूं, बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह था। यानी किसने इसको संबल दे दिया था? उसका नाम है नुसरत शाह, जो इब्राहिम लोदी का दामाद था। ये एक नुसरत शाह है, ये बंगाल का सुल्तान है और ये इब्राहिम लोदी का दामाद है। यही इन अफगान सरदारों को उत्साहित करता है। अफगान सरदारों ने कई बार पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुगल कर्मचारियों को निकाल बाहर किया था और स्वयं कन्नौज पहुंच गए। यानी कि वो मुगल कर्मचारियों को बाहर करते हुए, उन बाबर के प्रतिनिधियों को बाहर करते हुए कहाँ तक पहुंच जाते हैं, कन्नौज तक पहुंच जाते हैं। परंतु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सर्वमान्य नेता के अभाव की थी। वो लड़ तो रहे हैं लेकिन बिना नेता के, उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके अंतर्गत वो
लड़ें और उसको सभी मान लें, यानी सर्वमान्य जो नेता है उसकी कमी है। कुछ समय के पश्चात इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो खानवा में बाबर से लड़ चुका था, अफगानों के निमंत्रण पर बिहार पहुंचा। तो जब इनके पास सर्वमान्य नेता नहीं है तो इन्होंने महमूद लोदी को आमंत्रित किया। और ये महमूद लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी का भाई है। तो अफगानों ने उसको निमंत्रित किया कि आप आइए और नेतृत्व संभालिए। तो अफगानों ने उसे अपना सुल्तान मान लिया और उसके नेतृत्व में इकट्ठे हो गए। तो अफगानों ने क्या किया कि उसको अपना सुल्तान माना और उसके नेतृत्व में एकत्रित होकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह ऐसा खतरा था जिसको बाबर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अतः 1529 के शुरू में उसने आगरा से पूर्व की ओर प्रस्थान किया। बाबर समझता है कि अगर मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो ये कल हमारे लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए वो क्या होता है, 1529 के प्रारंभ में ही वह आगरा से पूर्व की ओर प्रस्थान करता है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान करता है। बनारस के निकट गंगा पार करके घाघरा नदी के निकट उसने अफगानों और बंगाल के नुसरत शाह की सम्मिलित सेना का सामना किया। यानी बनारस के निकट वो आता है, गंगा पार करता है, और गंगा पार करता है तो घाघरा नदी बहती हैं, उसी के निकट अफगान और बंगाल, इन दोनों यानी अफगानों की और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की, इन दोनों की संयुक्त सेना का, सम्मिलित सेना का सामना करता है। हालांकि बाबर ने नदी को पार कर लिया और अफगान तथा बंगाली सेनाओं को लौटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह निर्णायक युद्ध नहीं जीत सका। और इस युद्ध में बाबर क्या होता है, इतना परिश्रम करता है, यानी इतना वीरता दिखाता है कि वो जो सेना है वो वापस लौटने को मजबूर हो जाती है। लेकिन अगर कहा जाए क्या अंतिम रूप से बाबर जीता था, तो इसका उत्तर होगा नहीं, वो जीत नहीं हासिल कर पाया था। आइए इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। निर्णायक युद्ध नहीं जीत सका। मध्य एशिया की स्थिति से परेशान, यदि मध्य एशिया की स्थिति से परेशान और बीमार बाबर ने अफगानों के साथ समझौता करने का निर्णय कर लिया। बाबर जीत रहा था, लेकिन बाबर ने यह देखा कि मध्य एशिया में यानी उसके काबुल इत्यादि पर फिर से विपत्ति आ रही है और बाबर बीमार भी है। तो ऐसी स्थिति में वो अफगानों के साथ क्या करता है, समझौता करता है, और उसने बिहार पर अपने आधिपत्य का एक स्पष्ट सा दावा किया, लेकिन अधिकांश अफगान सरदारों के हाथ में छोड़ दिया। क्योंकि उसको कहाँ जाना है, उसको काबुल भी जाना है। तो वो ये बताता है कि देखो मैंने तुमको पीछे किया है, इसलिए मेरा इस पर अधिकार है, लेकिन उसका ये जो दावा है वो स्पष्ट दावा नहीं है और उसको लौटने की जल्दी थी। इसीलिए वो क्या करता है, अधिकांश क्षेत्र अफगानों के हाथ में दे देता है और उसके बाद बाबर कहाँ लौट आता है, आगरा लौट आता है। कुछ ही समय बाद जब वह काबुल जा रहा था तो वह लाहौर के निकट मर गया। इसके बाद वो मध्य एशिया में काबुल में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको सुलझाने के लिए जा ही रहा था कि वो लाहौर के निकट क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें यह है कि बाबर के आगमन का महत्व क्या है। बाबर के भारत आगमन का महत्व आइए पढ़ते हैं। बाबर का भारत आगमन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, मतलब अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार उत्तर भारत के साम्राज्य में काबुल और कंधार सम्मिलित हुए थे। यानी अगर कुषाण साम्राज्य की बात की जाए तभी काबुल और कंधार अपने पास थे। उसके बाद भारत के साम्राज्य में ये काबुल और कंधार कभी आए नहीं। जब बाबर भारत में आया तो ये फिर से भारत के साम्राज्य में मिले, ये पहला महत्व है। दूसरा, क्योंकि इन्हीं स्थानों से भारत पर आक्रमण होते जा रहे थे
और उन पर अधिकार करके बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने 200 वर्षों के लिए विदेशी आक्रमणों से मुक्त कर दिया। देखो, ये जो विदेशी लोग हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग तो ये जो विदेशी हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं। तो जब इस पर ही आपने अधिकार कर लिया तो अगले 200 साल तक कोई भी विदेशी यहाँ आक्रमण नहीं करता, ये इतिहासकार कह रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी काबुल और कंधार पर अधिकार से भारत का विदेश व्यापार और मजबूत हुआ, क्योंकि ये दोनों स्थान चीन और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के मार्गों के प्रारंभिक बिंदु थे। ये कहता है कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से भी बात करें तो भी काबुल और कंधार पर जो हमारा कब्जा हुआ, इससे हमारी स्थिति और मजबूत हुई, क्योंकि ये जो दोनों स्थान हैं ये चीन और भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक पहुंचने के मार्ग थे। यानी चीन और भूमध्य सागर तक हम कैसे पहुंचें, उसका रास्ता कहां से खुलता है? काबुल से ही खुलता है। उत्तर भारत में बाबर ने लोदियों और सांगा के नेतृत्व में संयुक्त राजपूत शक्ति को समाप्त कर दिया। यानी बाबर ने सांगा को भी हराया और बाबर ने लोदी यानी अफगानियों को भी हराया। तो इस के लोदी और राणा सांगा ये दोनों साथ में आए खानवा के मैदान में, तो ये जो संयुक्त राजपूत शक्ति है उसको भी बाबर ने हराया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इस प्रकार उसने इस क्षेत्र में तत्कालीन शक्ति संतुलन को भंग कर दिया। उस क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन स्थापित था उसको बाबर क्या कर देता है? भंग कर देता है और एक नया शक्ति संतुलन उस क्षेत्र में बनाता है। यह पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में एक लंबा कदम था, लेकिन इस स्वप्न को साकार करने के पूर्व बहुत सी शर्तें पूरी करनी शेष थी। ये कहता है कि इन्होंने जो शक्ति संतुलन, नया शक्ति संतुलन स्थापित किया, ये वास्तव में साम्राज्य स्थापित करने की तरफ एक लंबा कदम था, लेकिन ये स्वप्न पूरा हो इसके पहले ढेर सारी शर्तें हैं उसको भी पूरी करनी आवश्यक थी या बची हुई थी। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। और देखिए यहां से, ठीक है। बाबर ने भारत को एक नई युद्ध पद्धति दी। बाबर क्या करता है? भारत को एक नई युद्ध पद्धति प्रदान करता है। यद्यपि बाबर से पहले भी भारतीय गोला बारूद से परिचित थे, लेकिन बाबर ने ही यह प्रदर्शित किया कि तोपखाने और घुड़सेना का कुशल संयुक्त संचालन कितनी सफलता प्राप्त करा सकता है। ये कहता है कि पहले तो गोला बारूद से भारतीय परिचय में थे और मैंने ये बताया कि वो परिचित जरूर थे, लेकिन बारूद का जो प्रयोग है वो बाबर के समय से ही शुरू होता है। लेकिन बाबर ने ये दिखाया कि तोपखाना और घुड़सवार या घुड़सेना, अगर इन दोनों का संयुक्त संचालन कर दिया जाए तो वास्तव में क्या हो सकता है? बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। उसकी विजय ने भारत में बारूद और तोपखाने को शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया और इस प्रकार किलों का महत्व कम हो गया। पहले किले होते थे, आप किले में छिप गए और आपको निकालने में बहुत ढेर सारा समय लग गया। तो जिसका जितना मजबूत किला होता था वो उतना सुरक्षित माना जाता था। लेकिन जैसे ही क्या होता है, बारूद का प्रयोग होने लगता है तो किलों का महत्व क्या होता है? कम हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी नई सैनिक पद्धति और व्यक्तिगत व्यवहार से बाबर ने राजा के उस महत्व को पुनः स्थापित किया जो फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद कम हो गया था। फिरोज तुगलक वंश का शासक है।
वो जब तक था तब तक राजा का एक महत्व था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जितने राजा आए वो बेहद कमजोर हुए, तो राजा का महत्व ही समाप्त हो चुका था भारत में। उसको पुनः स्थापित किसने किया? बाबर ने किया। हालांकि सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने राजा के सम्मान को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया था, लेकिन अफगानों की जातीय स्वतंत्रता और बराबरी की भावनाओं के कारण उन्हें आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि फिरोज तुगलक के बाद लोगों ने प्रयास नहीं किया। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने प्रयास किया था, लेकिन अफगानों की जो जातिगत स्वतंत्रता है और किसी से किसी को कम समझने की जो सोच है, न समझने की सोच है, वो क्या हो गई, उसके चलते उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी। फिर बाबर एशिया के दो महान योद्धाओं तैमूर और चंगेज का वंशज था। कुल की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसका पिता जो है वो तैमूर का है और माँ जो है वो चंगेज के वंशज की है। तो ये दोनों कुल महान हैं। तो इस दृष्टि से इसलिए उसके सरदार उसके बराबरी की मांग नहीं कर सकते थे और ना ही उसकी गद्दी में, एक मिनट, ना ही उसकी गद्दी पर नजर डाल सकते थे। देखो क्या है कि अफगानों के साथ समस्या क्या है कि अफगान एक दूसरे के बराबर हैं जातीय दृष्टिकोण से भी, लेकिन यहाँ जो बाबर है, बाबर दो महान वंशजों का क्या है, रक्त है। उसके पिता तैमूर वंश के हैं, माँ चंगेज वंश की है। इसीलिए जो उसके सरदार हैं वो सरदार भी यह नहीं कह सकते कि हम आपके कुल में बराबर हैं, तो ना तो बराबरी कर सकते और ना ही उसकी गद्दी पर नजर डाल सकते थे। इसीलिए ऐसी स्थिति में अगर बाबर को कोई चुनौती दे सकता था तो वो कौन दे सकता था? कोई तैमूरी राजकुमार ही दे सकता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम इसको इस तरफ कर लेते हैं और चित्र को इस तरफ कर लेते हैं, तो यहां से हम लोग देख लेंगे। आइए मध्यकालीन भारत को देखते हैं। बाबर ने अपने बेगों के बीच अपने व्यक्तिगत जीवन से मान बढ़ाया। बाबर क्या करता है, जो उसके बेग हैं, जो उसके सहायक हैं, उनके बीच अपना जो व्यक्तिगत व्यवहार था, उसका जो अपना व्यक्तिगत जीवन था, उसके माध्यम से क्या करता है, मान बढ़ाता है। कैसे? वह हमेशा अपने साथियों के साथ कठिनाइयां झेलने को तैयार रहता था। यानी कि कभी भी वो ऐसा नहीं करता था कि मैं इतने ऊंचे कुल का हूं, मैं राजा हूं तो मैं ये करूंगा। वो कहता था, मतलब कि जब भी कठिनाई की बात आती थी तो सबसे पहले कौन आगे जाता था? सबसे पहले जाता था बाबर। बर्फ इतनी, एक बार कड़कती सर्दी में बाबर काबुल से लौट रहा था। कहानी बताते हैं, काबुल से एक बार बाबर लौट रहा है, कड़कड़ाती सर्दी है, बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि घोड़े उसमें धंस रहे थे। घोड़ों के लिए रास्ता बनाने के लिए सिपाहियों को बर्फ हटानी पड़ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के बाबर ने उसके साथ बर्फ तोड़ने का काम शुरू कर दिया। देखिए, यह है लीडरशिप, बाबर से सीखनी चाहिए। यानी कि सिपाही बर्फ हटा रहे थे तो बाबर खुद ही कूद पड़ता है और वो काम, बर्फ तोड़ने का काम शुरू कर देता है। बाबर कहता है, हर कदम पर बर्फ कमर या छाती तक ऊंची थी और कुछ ही कदम चलकर आगे के आदमी थक जाते थे और उनका स्थान दूसरे ले लेते थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ है, कमर और छाती तक बर्फ है, तो आदमी क्या करते थे, कुछ आदमी आगे जाते थे, जब वो थक जाते थे उनके स्थान पर दूसरे आदमी आ जाते थे। जब 10, 15 और 20 आदमी बर्फ को अच्छी तरह दबा देते थे तब घोड़ा उस पर से गुजर सकता था। बाबर को काम करता देखकर उसके बेग भी बर्फ हटाने के लिए आ जुटे। तो इस तरीके से जब 10, 15, 20 आदमी बर्फ को दबाते थे नीचे, तब घोड़ा उससे गुजरता था।
तो जब बाबर इस तरीके से काम करने लगा तो उसके जो बेग हैं वो भी क्या होते हैं, बाबर के सहायता के लिए आते। देखिए, यकीन मानिए, साम्राज्य इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप बाबर के जीवन को देखिए। बाबर काबुल में हारता है, वो जब भारत की तरफ आता है तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कमर तक बर्फ धंसी है, लेकिन बाबर वीर सिपाही की तरह उसमें कूद जाता है और तब जाकर के बाबर ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की है। इसीलिए जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी भी चुनौतियों से नहीं डरते। चुनौतियों से जो डर गया वो इतिहास बना ही नहीं सकता। तो इतिहास बनाने के लिए हमको विपरीत परिस्थितियों में ही इतिहास रचने की कला आनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों का जो सामना बेहतर ढंग से कर लेता है वही इतिहास बनाता है। इसीलिए हम अपनी अभावग्रस्तता को अपनी कमजोरी न बना करके मजबूती बनाएं, तो हम ये देखेंगे कि हम जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो दूसरे के लिए असंभावित है। बाबर शराब और संगीत, अच्छे संगीत को बहुत पसंद करता था और स्वयं भी अच्छा साथी सिद्ध होता था। यानी शराब भी पीता था, संगीत में भी उसकी रुचि है। साथ ही वह बहुत ही अनुशासन प्रिय और कार्य लेने में कड़ा था। वो स्वयं डिसिप्लिन था और कार्य बड़ी कड़ाई से लेता था। बिना अनुशासन के जीवन में सफलता मिल जाए ये बहुत मुश्किल काम है। जो मेरे सर हैं वीरेंद्र ओझा सर, वो कहते हैं कि मैं तो जीवन में कभी लेट ही नहीं हुआ और यही कारण है कि मैं सफल हूं। तो अनुशासन का बड़ा महत्व है। वह अपने बेगों का बहुत ध्यान रखता था, यानी जो उसके साथ बेग चल रहे थे उसका वो ध्यान रखता था। और अगर वे विद्रोही न हो तो उनकी कई गलतियां माफ कर देता था, यानी उनकी गलतियां भी माफ करता था। अफगान और भारतीय सरदारों के प्रति भी उसका यही दृष्टिकोण था, लेकिन उसमें क्रूरता की प्रवृत्ति मौजूद थी जो संभवतः उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। उसने कहा कि इतनी विशेषता होने के बावजूद वो क्रूर था, और क्रूर शायद इसलिए था क्योंकि उसके पूर्वज क्रूर थे। उसने कई अवसरों पर अपने विरोधियों के सिरों के अंबार लगवा दिए थे। कई बार जब वो जीतता था ये मेदिनी राय के खिलाफ ही, तो उसने क्या किया था, राजपूतों के सर की मीनार बनवा दी थी। और ये व्यक्तिगत क्रूरता के अन्य अवसर बाबर के समक्ष कठिन समय के संदर्भ में ही देखे जाने थे। हालांकि ये सब कठिन अवसर होता था तभी वो क्रूरता को अपनाता था, नहीं तो नहीं अपनाता था। हालांकि बाबर पुरातन पंथी सुन्नी था, लेकिन वह धर्मांध नहीं था और न ही वह धार्मिक भावना से काम लेता था। वो सुन्नी था लेकिन धर्मांध नहीं। जब ईरान और तुरान में शियाओं और सुन्नियों के बीच तीव्र संघर्ष की स्थिति थी, उसका दरबार इस प्रकार के धार्मिक विवादों और सांप्रदायिक झगड़ों से मुक्त था। उदाहरण देते हैं कि जब ईरान में शिया सुन्नी का संघर्ष चल रहा था, उज्बेक और सफवी का जो संघर्ष है तो इसका जो दरबार है ये इस प्रकार के विवाद से मुक्त था। इसमें संदेह नहीं कि उसने सांगा के विरुद्ध जिहाद का ऐलान किया था और जीत के बाद गाजी की उपाधि भी धारण की थी, लेकिन उसके कारण स्पष्टतः राजनीतिक थे। उसने कहा जो जिहाद का ऐलान सांगा के विरुद्ध किया उसके कारण के क्या थे, राजनीतिक थे, धार्मिक नहीं थे। युद्धों का समय होते हुए भी मंदिरों को तोड़ने का उदाहरण उसके संदर्भ में बहुत कम है। यानी कि युद्ध चल रहा है और मंदिर पड़ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसने मंदिरों को तोड़ा। तो बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उसने मंदिरों को तोड़ा। हालांकि अयोध्या का प्रसिद्ध राम मंदिर को तोड़ने का जो आरोप है वो बाबर पर ही लगता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
बाबर अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता था, वो अरबी फारसी का बेहतरीन ज्ञाता था। उसने तुर्की साहित्य के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता है, यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध लेखक उसके यहाँ हैं उनमें से जो टॉप 2 हैं, टॉप 2 में इसकी पोजीशन है तुर्की भाषा में। तुर्की उसकी मातृभाषा थी। गद्य लेखक के रूप में उसका कोई सानी नहीं था। जिस तरीके का गद्य लिखता था तो उसकी कोई तुलना ही नहीं था। उसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, उसकी आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी विश्व साहित्य का एक क्लासिक समझी जाती है, यानी बेहतरीन रचना मानी जाती है। उसकी और रचनाओं में एक मसनवी और एक प्रसिद्ध सूफी रचना का तुर्की अनुवाद है। उसकी रचनाओं में एक मसनवी शैली उसने बनाई थी और एक प्रसिद्ध सूफी रचना का तुर्की अनुवाद इसने किया था। वह प्रसिद्ध तत्कालीन कवियों और कलाकारों के संपर्क में रहता था। उनकी रचनाओं के विषय में उसने अपनी जीवनी में लिखा है, वह गहन प्रकृति प्रेमी था, यानी कि साहित्यकार था, प्रकृति के प्रति भी उसका प्रेम था और उसने भारतीय पशु पक्षियों और प्रकृति का काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार बाबर ने राज्य का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखा जो शासक के सम्मान और शक्ति पर आधारित था, जिसमें धार्मिक और सांप्रदायिक मदान्धता नहीं थी। यानी बाबर राज्य का एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने रखता है जो शासक के सम्मान और शक्ति पर आधारित है और उसमें धार्मिक और सांप्रदायिक मदान्धता नहीं दिखती, जिसमें संस्कृति और ललित कलाओं का बड़े ध्यानपूर्वक पोषण किया जाता है। इस प्रकार उसने अपने उत्तराधिकारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके उनका मार्गदर्शन किया, यानी कैसे कला का विकास करना है, कैसे साहित्य का विकास करना है। इन सब मामले में भी बाबर ने क्या किया, अपनी रुचि दिखा करके अपने उत्तराधिकारियों को ये संदेश दिया कि तुम्हें काम कैसे करना है। ठीक है मित्रों, अब अगले पार्ट में हम आगे बात करेंगे। अगला पार्ट है हुमायूं की बात आ जाएगी, हुमायूं की गुजरात विजय और शेर शाह के साथ उसका संघर्ष। तो हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं।